हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, आज का विषय है प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर किस चीज के लिए और क्यों प्रॉक्सी वॉर, इस विषय पे आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो पे मैं आपको कुछ बताऊंगा, परंतु उसके पहले मैं ये खुलासा आप लोगों के सामने कर देना चाहता हूं। 6 जनवरी को मैंने एक पेड वीडियो किया था। उस पेड वीडियो में मैंने एक स्टॉक का नाम लिया था और कहा था कि मैंने इसमें निवेश किया है। इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैंने उस पेड वीडियो में डिस्कस किया था और कहा था कि इन स्टॉक्स में मैं निवेश कर रहा हूं। उसमें से एक स्टॉक को मैंने आज सेल कर दिया है। उस स्टॉक का नाम है मनुक्सिया अल्मुनियम। और भी उस पेड वीडियो में स्टॉक्स पे डिस्कशन हुआ था और साथ ही मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि जब कभी भी मैं इस स्टॉक को बेचूंगा, मैं अपने फ्री वीडियो में इस चीज का आह्वान कर दूंगा। तो इस चीज का डिस्क्लोजर मैं देना चाहता था कि आज मैं उस काउंटर से कंप्लीटली बाहर आ गया हूं। 2 हफ्ते के निवेश में 12 से 14 दिन का मेरा निवेश था और उसमें मुझे लगभग 35% से 40% के बीच का रिटर्न मिला है। तो काफी अच्छा रहा मेरे लिए 12 से 14 दिन में रिटर्न। मैंने ये स्टॉक इसलिए सेल किया क्योंकि जब मैंने सेल किया उस टाइम में स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स थे अल्मुनियम सेक्टर के, वो नेगेटिव में चल रहे थे। साथ ही मार्केट भी नेगेटिव में चल रहा था और मार्केट पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा था। और अल्मुनियम सेक्टर के भी जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनका पिछले 8-10 दिनों में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, बट मनुक्सिया अल्मुनियम जो है उसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है पिछले 12-14 दिन में दिया। 40% के आसपास मुझे रिटर्न मिला, मुझे लगा सफिशिएंट है, तो मैंने उस काउंटर से एग्जिट कर लिया। अब दोस्तों आते हैं आज की इस चर्चा में। हाँ, एक चीज और मैं कह दूं कि यदि आपको ये वीडियो देखना है 6 जनवरी का, तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद में मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। दोस्तों, प्रॉक्सी वॉर जो मैंने आज विषय उठाया, ये क्यों उठाया? देखिए, हमने 6-8 महीने पहले देखा था कि ईरान के ऊपर में सडनली इजराइल ने आक्रमण किया और कहा यह गया कि भैया उनके न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो ध्वस्त करने थे, इसलिए अटैक हुआ। उसके बाद में हमने देखा कि कंटिन्यूसली जो है वो ऑयल से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर में प्रेशर बनाते हुए अमेरिका को और वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस है, जो अमेरिका के साथ में नाटो में भी हैं, वो सारे राष्ट्र मिलके ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के ऊपर में एक तरीके का जो है वो इंपैक्ट डालना चाह रहे थे। उसमें दूसरा यह है कि रशिया से कंप्लीटली ऑयल परचेज करने पे इंडिया के ऊपर में पेनल्टी थोप दी गई। पहले ईरान पे अटैक हुआ, फिर रशिया से इंडिया ऑयल ना खरीदे इसके लिए इंडिया पे पेनल्टी थोपी गई। फिर वर्ल्ड का 6वां-7वां जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील, उसके ऊपर में भी पेनल्टी ठोकी गई 50% की, यानी 25% नॉर्मल थी और 25% जो है वो पेनल्टी लगाई गई ब्राजील के ऊपर में और 25% पेनल्टी लगाई गई इंडिया के ऊपर में। यही 2 बड़े राष्ट्र हैं जिनके ऊपर में 50% की अमेरिका ने टैरिफ के रूप में पेनल्टी लगाई है। ब्राजील के ऊपर में लगाया ये कह के कि लूला के, यानी जो वहां के प्रेसिडेंट है, उसके जो अपोजिशन लीडर है बोल्सोनारो, उनको जेल ना भेजा जाए और उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई ना की जाए, इसके लिए एक प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप ने टैरिफ लगाया। और भारत के लिए कहा गया कि रशिया के साथ में हम तेल परचेज करें, इसलिए लगाया जा रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे वेनेजुएला के ऊपर में रातों रात अटैक होता है। पहले उसके पहले समुद्र में चारों तरफ से उसको घेरा जाता है, अटैक होता है और फिर उसके बाद में उसके राष्ट्रपति निकोलस मदारो को जो है अगवा करके अमेरिका लेके आया जाता है। तो आप अब मोटा मोटी समझ गए हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जी हां, ये जो हम प्रॉक्सी वॉर टाइप सिचुएशन देख रहे हैं, इस सिचुएशन के पीछे 2 मेन रीजन है। एक है ऑयल एंड नेचुरल गैस और दूसरा है रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, मैं आपको विस्तृत रूप से अब समझाता हूं क्यों। देखिए, तेल वैसे देखा जाए तो ईवी के आने के बाद में क्रूड का कंजम्पशन जो है वो स्टैग्नेंट सा हो गया है। 2022 में भी क्रूड का कंजम्पशन 100 मिलियन बैरल पर डे पे था और आज भी 100 मिलियन बैरल पर डे के आसपास पे ही है।
ठीक है, सीजन के हिसाब से 1 मिलियन बैरल ऊपर नीचे होता है। तो ऑयल का कंजम्पशन लगभग स्टैग्नेंट हो गया था। परंतु डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया कि हम ईवी व्हीकल्स और रिन्यूएबल्स के ऊपर में अब ज्यादा फोकस ना करते हुए हम वापस से फॉसिल फ्यूल्स की तरफ जाएंगे। फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है, जो धरती के आपको गोद में मिलते हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जो लिमिटेड है, मतलब वो अनंत काल तक नहीं चल सकते, जैसे कि सोलर की रोशनी हुई या विंड पावर हुआ या हाइड्रो पावर हुआ। तो कहने का अर्थ है कि फॉसिल फ्यूल की तरफ अमेरिका बढ़ा और फॉसिल फ्यूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्रूड। तो हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ये चीज ज्ञात है कि जिस भी आदमी के पास में, जिस भी कंट्री के पास में फॉसिल फ्यूल्स के भंडार है या उसके सप्लाई चेन पे कंट्रोल है, वही सशक्त रूप से जो है दुनिया के ऊपर में अपनी मनमानी थोप सकता है। दादागिरी उसी राष्ट्र की होगी जिसके पास में फॉसिल फ्यूल के भंडार होंगे। हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसलिए हारे थे क्योंकि फ्यूल का उनका जो सप्लाई लाइन था उसको वेस्टर्न पावर्स ने कट कर दिया था और फ्यूल की कमी हो गई थी। इसीलिए ये बहुत बड़ा रीजन था जर्मनी का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने का। जापान के साथ भी यही प्रॉब्लम है। जापान के पास भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है। जापान नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में बहुत अभागा राष्ट्र है। तो जापान में भी फॉसिल फ्यूल आप ये समझ लीजिए कि प्राकृतिक संसाधन कम है, इसलिए वह दूसरे अन्य राष्ट्रों पे आश्रित है। उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो आधारित है फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के ऊपर में। तो डोनाल्ड ट्रंप के आते से ही सबसे पहला जो उन्होंने नीति बनाया है वो ये बनाया कि फॉसिल फ्यूल्स को हमको फिर से यूसेज में लाना है और फॉसिल फ्यूल्स के संसाधन को, क्रूड के संसाधन पे कब्जा करना है। अब ऐसा क्यों उन्होंने सोचा? इसका रीजन ये है कि क्रूड जो है या तो ऑयल रहेगा या मेटल रहेगा। यदि हम मेटल की बात करें तो जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो मेटल के मामले में बहुत ज्यादा धनवान नहीं है। क्रूड के मामले में आज की डेट में अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड प्रोड्यूसर है, परंतु ये क्रूड जो आ रहा है ये फ्रैकिंग प्रोसेस से आ रहा है। फ्रैकिंग प्रोसेस मतलब जो पत्थर हैं, चट्टान हैं, उनके अंदर से जो है वो फ्यूल निकाला जा रहा है। और ये जो फ्यूल है ये बड़ा लाइट रहता है क्वालिटी में। अमेरिका की मेनली जो भी रिफाइनरीज हैं वो हैवी सल्फर, हैवी क्रूड वाली रिफाइनरीज हैं। तो फ्रैकिंग प्रोसेस से निकल तो रहा है क्रूड, और आज की डेट में अमेरिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूड प्रोड्यूसर है। लगभग आप समझ लीजिए 15 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है, यानी 15 से 16% वर्ल्ड का प्रोडक्शन जो है वो अकेले अमेरिका आज की डेट में कर रहा है क्रूड का। तो क्रूड में ये अपने आप को और सशक्त बनाना चाहता है और दुनिया के दूसरे देश क्रूड को और कंज्यूम करें, इसलिए क्रूड का फैलाव कर रहा है। क्रूड से ही आपको मालूम है पेट्रोल निकलता है, क्रूड से ही, क्रूड ऑयल से ही आपको पता है डीजल निकलता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल निकलता है, तमाम तरीके की चीजें निकलती हैं। तो चूंकि अमेरिका का वर्चस्व क्रूड के ऊपर में है तो वो चाहता है कि इसी ही चीज का ज्यादा से ज्यादा फैलाव हो, पहली चीज। दूसरी चीज, कोलंबिया पे कब्जा करने का एक रीजन ये था कि फ्रैकिंग प्रोसेस से जो लाइट क्रूड निकल रहा है, मैंने आपको ये बताया, अमेरिका की मेनली रिफाइनरीज जो है वो हैवी क्रूड को रिफाइन करने के लिए बनी हुई है। कोलंबिया में जो क्रूड मिलता है वो हैवी क्रूड मिलता है, तो ये उनकी रिफाइनरीज के लिए काफी सुटेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया था, 303 बिलियन बैरल्स का खजाना जो है वो ऑयल का वेनेजुएला के पास में है। भंडार जो है 303 बिलियन का है, जो विश्व में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो है वो क्रूड का भंडार है। तो अमेरिका उस क्रूड के भंडार को किसी भी तरीके से अपने कब्जे में लेना चाहता है। 80 बिलियन बैरल का क्रूड का भंडार अमेरिका के पास में भी है, परंतु लगभग 4 गुना ज्यादा जो है वो वेनेजुएला के पास में था। वेनेजुएला एक लो हैंगिंग फ्रूट के रूप में अमेरिका को नजर आया और अमेरिका ने पॉलिटिकल रीजंस, नार्को, ड्रग्स, तमाम तरीके के रीजन देके उस राष्ट्र के उस मेन नेता को कैप्चर किया जो अमेरिका के लिए रोड़ा डाल सकता था, जो अवरोध खड़ा कर सकता था। ऐसे लीडर को कैप्चर करके ले आए।
अब जो वहां के नेता है वो सबके सब सरेंडर हैं, जो अमेरिका बोलेगा वो वैसा करेंगे। एनर्जी जो है, एनर्जी पे जिसका कंट्रोल रहेगा वही इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल करेगा, वही मैन्युफैक्चरिंग पे कंट्रोल करेगा। और एनर्जी पे कंट्रोल करने के लिए हम देख रहे थे कि पिछले कई सालों में, 8-10 सालों में क्रूड और नेचुरल गैस से चीजें बढ़ रही थी धीरे धीरे रिन्यूएबल्स की तरफ और रेयर अर्थ मेटल्स की तरफ। पर जब हम बातें करते हैं रिन्यूएबल की और रेयर अर्थ मेटल्स की, तो यहां पे अमेरिका वीक स्पॉट में जाता है। और ना केवल अमेरिका बल्कि जो उसके वेस्टर्न अलाइज हैं, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोपियन यूनियन के दूसरे नेशंस हो गए, ये भी बहुत ही अभागे हैं जब बात आती है रेयर अर्थ मेटल्स की या खनिज पदार्थ की। तो आज की डेट में रेयर अर्थ मेटल्स का जो खजाना है, भंडार है, लगभग 65 से 70% चाइना के पास में है। और प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी है वो 90% चाइना के पास में है। तो यदि रेयर अर्थ मेटल पे पूरी दुनिया डिपेंडेंट हो जाएगी तो इनडायरेक्टली ये पूरी की पूरी दुनिया जो है वो चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाएगी। अमेरिका चाइना के ऊपर में ना केवल अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है बल्कि अपनी अलाइड कंट्रीज की भी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, और साथ ही वो ये चाहता है कि क्रूड की तरफ पूरी की पूरी दुनिया जो है वो फिर से शिफ्ट करे। इसीलिए आप देखिए कि इतने पिछले कई दिनों से जो है वो प्रयास कर रहा है अमेरिका कि जो भी राष्ट्र चाइना के खेमे में है उनको कट किया जाए, उनको किसी भी तरीके से चाइना से दूर किया जाए। रशिया के खेमे में जो भी राष्ट्र है उनको कैसे भी अलग किया जाए, उनको कैसे भी दूर किया जाए। तो पूरा प्रयास जो है वो प्रयास वेस्टर्न नेशंस का और अमेरिका का यही है कि हम रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो तो धरती के नीचे मिलते हैं, तो यदि वो हमारे पास में नहीं है तो रेयर अर्थ मेटल्स का सप्लाई लाइन जब तक हम बिल्ड ना कर दें तब तक हम रेयर अर्थ मेटल्स और आपके रिन्यूएबल्स के बदले किसी भी तरीके से क्रूड को फैशन में रखें। मैं आज आपको बता रहा हूं, जिस दिन रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में वेस्टर्न कंट्रीज सशक्त हो जाएंगी या उनकी डिपेंडेंसी चाइना पे खत्म हो जाएगी, तो अगेन हम फिर ये देखेंगे कि वही ट्रेंड आ जाएगा, क्रूड के बदले हम रिन्यूएबल्स की बात करेंगे, क्रूड के बदले हम रेयर अर्थ मेटल्स की बात करेंगे। आपको मालूम है कि रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो सोलर के जो टर्बाइन्स है उसको भी बनाने में यूज होता है। सोलर एनर्जी में जो है उसका यूसेज होता है, विंड टर्बाइन्स बनाने में भी उसका यूसेज होता है। सोलर मॉड्यूल उसके बिना चल नहीं सकते। तो यदि रिन्यूएबल्स के ऊपर में फोकस करेगा अमेरिका तो उसको घूम फिर के चाइना के पास ही आना पड़ेगा। और अमेरिका ने ये कहा है, मतलब ये कई जगहों पे मीडिया पब्लिकेशंस में आया है कि अमेरिका ने अपने सभी मित्र राष्ट्रों को कहा है कि धीरे धीरे रेयर अर्थ मेटल्स की बाइंग जो है वो चाइना से समाप्त की जाए। दोस्तों, रेयर अर्थ मेटल्स का नाम भली रेयर है परंतु अर्थ क्रस्ट में ये मेटल्स बहुत ज्यादा होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इन मेटल्स के एक्सप्लोरेशन में काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है, इसकी रिफाइनरी में काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। वेस्टर्न नेशंस अपने देश के एनवायरनमेंट को बिगाड़ना नहीं चाहते, सॉइल को, वाटर को, एयर को पोल्यूट नहीं करना चाहते। इसीलिए उन्होंने चाइना को एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये रेयर अर्थ मेटल के पूरे सप्लाई चेन में सशक्त होने दिया। इस चाइना ने पोल्यूशन झेला परंतु सप्लाई चेन पे जो है रेयर अर्थ मेटल्स की आज की डेट में चाइना का कंट्रोल है। 98% वर्ल्ड का गैलियम जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मिसाइल से लेके सोलर तक के फील्ड में, 98% चाइना के, आप कह लीजिए कि चाइना के कब्जे में है। तो कुल मिला के ये जो प्रॉक्सी वॉर हो रहा है, हमें सुनने में आ रहा है कि भाई डेमोक्रेसी के लिए वॉर हो रहा है, ऑटोक्रेटिक शासकों को हटाने के लिए हो रहा है, अमेरिका में ड्रग्स जो है उसका प्रचार प्रसार जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है उसको रोकने के लिए हो रहा है, या ईरान जैसा जो एक कट्टर राष्ट्र है जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है, वैसे राष्ट्र में कट्टरपंथी ताकतों को कमजोर करने के लिए ये प्रॉक्सी वॉर किया जा रहा है। ये सारी बातें जो है अपनी जगह पे ठीक बैठती है, परंतु यदि आप बिग पिक्चर देखें तो आपको ये नजर आएगा कि वर्ल्ड के फ्यूल, वर्ल्ड के क्रूड और वर्ल्ड की एनर्जी सप्लाई लाइंस पे कंट्रोल करने के लिए ये प्रॉक्सी वॉर्स लड़े जा रहे हैं।
और एनर्जी सप्लाई लाइन इसलिए चाहिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में वही आदमी आगे चल के सशक्त होगा जिसका एनर्जी के ऊपर में पूरी तरीके से कंट्रोल होगा। तो अभी आगे आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि बहुत उथल पुथल हमको जियोपॉलिटिकल लेवल पे नजर आएगी। ऐसे स्तर पे हम कहां निवेश करें, किन सेक्टर में निवेश करें, किन कंपनीज में निवेश करें, इसके ऊपर में मैंने एक 6 जनवरी को पेड वीडियो बनाया था और 28 दिसंबर को भी मैंने बनाया था। यदि आप वो पेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। 28 दिसंबर में भी मैंने एक स्टॉक का नाम बताया था, हिंद एल्युमिनियम उसका नाम है। हिंद एल्युमिनियम ने 90% के ऊपर मुझे अभी तक रिटर्न दे दिया है, 90%, और 1 महीने का भी समय नहीं हुआ है। 1 महीने के अंदर में 90% हिंद एल्युमिनियम ने और मनक्षया एल्युमिनियम ने लगभग 40% के आसपास में 14 से 15 दिनों में रिटर्न दिया। ये क्यों दिया? क्योंकि ट्रेंड और पैटर्न स्पॉट जो है वो मैंने किया था कि भाई क्या हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स, देखिए फाइनेंस और जियोपॉलिटिक्स से अलग नहीं है। यदि जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रख के आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे तो आपको प्रॉफिट होना लगभग तय है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं कब एंट्री कर रहा हूं और कब मैं एग्जिट कर रहा हूं। बहुत अच्छे स्टॉक्स में भी यदि गलत टाइम पे आप एंट्री कर जाएंगे तो आप नुकसान ही पाएंगे। तो किसी भी स्टॉक में एंट्री करने का एक राइट टाइम होता है। आप यदि फंड मैनेजर्स की किस तरीके से सोचते हैं उस पैटर्न को पकड़ पाए तो फंड मैनेजर्स के पहले जो है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, इंश्योरेंस के जो कंपनीज के पैसे लगाते हैं, वेंचर कैपिटल फंड मैनेजर्स, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1, ये जो फंड्स चलाते हैं, उन लोगों की थिंकिंग के पहले यदि आप ये प्रोसेस कर ले कि कौन सा सेक्टर ट्रेंड में आने वाला है तो आपको पैसे बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और ये पेड वीडियो जो मैं बनाता हूं 500 रुपए में, मैं आपको पैटर्न रिकॉग्निशन जो है वही सिखाना चाह रहा हूं। और दाम मैंने इसलिए कम रखा, आप में से कई लोगों ने मुझे फोन किया कि इतने कम पैसे में आप वीडियो क्यों देते हो। रीजन ये है कि देखिए ये पेड वीडियो से कोई मेरी बहुत ज्यादा कमाई नहीं है। इनफैक्ट ये मतलब हर पेड वीडियो ने 100 से ज्यादा लोगों ने मेरे देखा और सेंचुरी लगाई, परंतु इससे जो भी पैसे आ रहे हैं ये मेरे 1 हफ्ते की भी सैलरी नहीं थी जब मैं फॉर्च्यून इंडिया में था। तो मेरी कोई कमाई का ये जरिया नहीं है। परंतु जब आप पैसा खर्चा करते हो तो ही आप सीरियसली देखते हो और चीज को सीखने का प्रयास करते हो। तो दोस्तों होपफुली आप कुछ देख के सीखेंगे। आज के भी वीडियो से आपने कुछ समझा होगा, जाना होगा, किस पैटर्न की तरफ मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं वो भी आपने समझा होगा। रेयर अर्थ मेटल जो है दोस्तों, ये आगे आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिकल अपहीवल के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। क्रूड पे तो लगभग अमेरिका ने कब्जा कर लिया है तो उसके चांसेस कम है, परंतु रेयर अर्थ मेटल्स और दूसरे जो मेटल्स हैं, नॉन फेरस मेटल्स, ये आने वाले दिनों में विश्व की जो है वो तस्वीर को बनाएंगे और देशों की तकदीर को लिखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए देयर इज नो वन, ओनली राजीव रंजन। जियोपॉलिटिक्स और फाइनेंस के इंटरैक्शन को समझने के लिए ओनली राजीव रंजन, नंबर 1 राजीव रंजन। तो ये अपनी थोड़ी मैं खुद ही तारीफ कर रहा हूं क्योंकि आप लोग नहीं करते हो, बहुत ही कंजूसी से आप लोग कमेंट लिखते हो, तो मैं अपने मुंह से अपनी खुद ही बड़ाई कर दे रहा हूं। चलिए जोक्स अपार्ट, होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।